So hi everyone. So this is GCP training day 12. Okay. So as usual जैसा हम करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्विक रिकैप कि क्या हमने पढ़ा था. So जल्दी से बता दो क्या क्या हमने पढ़ा था अभी तक. So फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी थी डिफरेंट कंप्यूटर ऑफरिंग्स क्या होता है, कैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक फन एक्टिविटी भी की थी जिसके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि अगर मैं तुम्हें एज अ क्लाइंट कोई एप्लीकेशन देता हूँ और उस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी कुछ है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ दूँ तुम्हें तो तुम बता सकते हो कि मैं ऐप इंजन यूज़ करूँ, है ना, मैं क्यूबरनेटिस इंजन यूज़ करूँ, है ना, या फिर मैं क्लाउड फंक्शन या क्लाउड रन कौन से यूज़ कर सकता हूँ. सो नाउ यू नो कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑफरिंग हम चूज कर सकते हैं. देन हम नेक्स्ट आए थे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफरिंग्स के लिए, राइट. तो उससे पहले हमने पढ़ा कि कितने टाइप का डेटा होता है. तो बताओ डेटा कितने टाइप का होता है. 3 तीन टाइप का डेटा होता है. फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डेटा किसको बोलेंगे. प्रॉपर फॉर्म में, मतलब हर नेम रोल नंबर सब एक जैसे प्रॉपर. हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब फॉलो इंफॉर्मेशन. करते हैं, एक पर्टिकुलर रूल बोल सकते हैं, है ना. सो जैसे अगर नेम हो गया, ईमेल हो गया या फिर मोबाइल नंबर हो गया, तीनों फील्ड रिक्वायर्ड है और ये यही पर्टिकुलर फॉर्मेट पूरा एंडिंग तक ये फॉलो कर रहे हैं और एक ही टाइप का डेटा है, राइट. तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटा. सेकंड आता है सेमी स्ट्रक्चर. सर पहले पढ़ लेते हैं सेमी स्ट्रक्चर. सेमी स्ट्रक्चर कैसे रहता है. सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा तो रहेगा ही, उसके साथ साथ कुछ ऐसा डेटा होगा जो कि डायनेमिक होगा थोड़ा सा. मतलब उसमें जो वैल्यूज आने वाली है, उसमें उसमें जो उस फील्ड में जो लाइक जो भी पास करेंगे हम वो डायनेमिक होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, एक कॉलम हमने ऐड किया था अचीवमेंट का, राइट. अचीवमेंट का कॉलम हमने ऐड किया था. तो अचीवमेंट के कॉलम में कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हो, बट कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं होगा. सो ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ये खाली रहेगा उनके लिए जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, और बहुत सारा अचीवमेंट होगा अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास बहुत सारा अचीवमेंट है. तो ये जो फील्ड है पर्टिकुलर अचीवमेंट वाला, दैट इज डायनेमिक. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड भी है और उसके साथ थोड़ा सा डायनेमिक कंटेंट भी आता है. थर्ड आता है अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है. मतलब कोई फॉर्मेटिंग में नहीं होगा, कुछ भी. जैसे गूगल ड्राइव कुछ भी डाल दो. यहाँ पर कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं काइंड ऑफ डेटा रहता है. जैसे कि पीडीएफ, जेपीजीज वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी. बट सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ना जो डेटा होता है ना, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का होता है कंसोलिडेटली. जैसे कि अगर मैं कोई एक्सएमएल की सीट बनाता हूँ, है ना, तो उसमें डेटा टाइप तुम्हारा स्ट्रिंग भी होता है, नंबर भी होता है, बुलियन भी होता है, राइट. बट ओवरऑल वो जो पूरा फाइल फॉर्मेट रहता है वो एक्सएमएल ही होता है ना. ऐसा कुछ होता है, देखे हो ना, जब एक्सएमएल की सीट बनाते हैं हम वर्ड में, शीट्स में, राइट. तो बट यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड में अगर मैं देखूँ ना, तो वहाँ पर जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रहता है. जैसे कि पीडीएफ, वीडियोस, ये सब जो अगर मैं एक जगह स्टोर कर रहा हूँ ना, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है. अब आज हम इसी पे ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है. अब हमें पता चल गया. और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऑफरिंग है जहां पर हम अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और उसके साथ वर्क कर सकते हैं. दैट ऑफरिंग इज कॉल्ड एज क्लाउड स्टोरेज, ठीक है. इसको कभी कभी जीसीएस बकेट भी बोलते हैं. जीसीएस बकेट. जैसे तुम लोग अगर AWS के साथ फेमिलियर हो गए, राइट, तो वहां पर ना S3 बकेट होता है. ओके. तुम लोग इसको उसके साथ कोरिलेट कर सकते हो. इट इज द सेम. मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी आर सेम.
ठीक है, जो जो ऑफरिंग AWS का S3 देता है, वी ऑल्सो हैव द सेम ऑफरिंग इन क्लाउड स्टोरेज बकेट एज वेल, ठीक है। ओके, सो फॉर द स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास क्या है, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं इसके अंदर क्या स्टोर कर सकता हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बट सिर्फ स्टोरेशन सिर्फ स्टोर करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इस पे कौन कौन सी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे मैं इस पर्टिकुलर ऑफरिंग को अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब अगर क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज बकेट का कुछ यूज केस बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये है कि तुम यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जैसे S3 में किए होगे कभी, ये हो गया। तो क्लाउड स्टोरेज बकेट में भी तुम स्टैटिक वेबसाइट को होस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट यूज केस। सेकंड यूज केस क्या होता है, जैसे अगर सपोज तुम्हें कंस्ट्रेन करना है कि जैसे तुम लोग ड्राइव में देखे हो, एक ड्राइव में अगर तुम एक फोल्डर में कोई कंटेंट सेव करते हो और वो कंटेंट सिर्फ वही पर्सन देख सकता है जिस पर्सन को उस पर्टिकुलर फोल्डर पे एक्सेस हो, हम लोग शेयर करके एक्सेस करते हैं, राइट। देखे हो कोई ड्राइव पे कैसे करते हैं अपन, ऐसा होता है ना कि ड्राइव में एक फोल्डर बना दिया, उसमें हमने कंटेंट सेव कर दिया और फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर को शेयर कर दिया रिस्पेक्टिव पर्सन के साथ, तो वही पर्सन जब उसी जीमेल से लॉगिन करता है देन एंड देन वो उसको एक्सेस कर पाता है ना। सो ये फंक्शनैलिटी भी हम यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज बकेट में ऐड कर सकते हैं। सो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट एक्सेस कंट्रोल। हाँ, अगली बात देखो, कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास यूज केस आता है, जैसे अगर मैं कोई फाइल है मेरे पास, ओके। अब इस फाइल के अंदर सपोज मैं आया और मैंने इतना पोर्शन एडिट किया, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट मैंने ऐड किए, फिर दूसरे दिन आया मैंने, फिर मैंने थोड़े और कंटेंट्स यहाँ पर ऐड किए, बट ना मुझे ये कंटेंट जम नहीं रहा, मतलब ये कंटेंट सही नहीं लग रहा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे यही प्रीवियस कंटेंट ही वापस से रिस्टोर होके चाहिए मेरे बकेट के अंदर, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं वर्जनिंग। क्या बोलते हैं, वर्जनिंग। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो कभी कैसे हो सकता है, अगर तुम चाहते हो कि मेरा ना 4 दिन पहले तक का डेटा ही स्टोर होके रहे मेरे बकेट में, सो दिस इज पॉसिबल यूजिंग वर्जनिंग, ठीक है। अगला अब क्या आता है, हमारे पास जो बकेट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टीयर का बकेट होता है, ठीक है। उस टीयर में कैसे, उसके बेसिस पे तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, प्राइसिंग होती है। तो उस प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल पॉलिसी। लाइफ साइकिल पॉलिसी ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये किसी बकेट के ऊपर ऐसा लगा सकता हूँ कि आफ्टर 100 days ये बकेट जो है मेरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ये सारी कैपेबिलिटी भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगली फंक्शनैलिटी आती है, लाइफ साइकिल पॉलिसी भी समझ में आ गया। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइंड यूआरएल जनरेट कर सकते हो, तो साइंड यूआरएल जनरेट कर सकते हो। अब ये साइंड यूआरएल क्या होता है, ये बेसिकली वो चीज है जो हम अपने एप्लीकेशन में मेजरली यूज करते हैं। देखो, अब कैसा होता है, तुमने कोई एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, उस एप्लीकेशन बनाने के लिए तुमने कभी कभी देखा है क्या कि कई कई वेबसाइट्स होते हैं जहां पर जब तुम घुसते हो अंदर किसी वेबसाइट के अंदर, तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सपोज 2 मिनट 3 मिनट, इतने टाइम पीरियड के लिए ही वो पोर्टल खुला रहता है, फिर बाद में वो पोर्टल का सेशन जो है वो टाइम आउट हो जाता है। कभी देखे हो? ये फर्स्ट यूज केस। सेकंड यूज केस तुम लोग देखे होगे, जैसे कि तुम लोग पोर्टल ओपन करते हो जहां पर तुम पेमेंट करते हो, है ना, वो देखना एक नए पेज पे खुलता है और वो कुछ टाइम के लिए ही ओपन होता है पोर्टल, देखे हो? तो ये सब जो चीजें हैं वो होता है साइंड यूआरएल एक्चुअली बैकएंड में।
तो हमें अगर ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना है कि सामने वाला बंदा अगर आया, उसने लॉगिन किया, उसके क्रेडेंशियल से मैं किसी पर्टिकुलर पेज को, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई जहां पर सामने वाला बंदा आके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह क्या बोलते हैं अपलोड कर रहा है ना। अब क्या करना है अपने को कि उस पर्टिकुलर आधार कार्ड, पैन कार्ड को सिर्फ मेरा जो लॉगिन किया हुआ बंदा है या जो मेरा यूजर है वही सिर्फ देख सकता है। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड, पैन कार्ड को जब मैं क्लाउड स्टोरेज बकेट में सेव करूंगा ना, तो मेरा जो यूजर रहेगा उसके जीमेल के साथ मैं एक साइंड यूआरएल जनरेट करूंगा, ताकि वही यूजर इस डॉक्यूमेंट्स को देख सके। ना हमारे डेवलपर्स उस डॉक्यूमेंट को देख सके, ना हम देख सके, सिर्फ वो यूजर उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। सो इस तरह का अगर यूज के समय कुछ क्रिएट करना है, सो वी कैन यूज द साइंड यूआरएल अप्रोच। क्लियर है यूज केस? हाँ समझा। सो ये चीज जब तुम अपने एप्लीकेशन को एक्सटेंड करोगे फ्रॉम क्लाउड कंप्यूट ऑफरिंग टू स्टोरेज ऑफरिंग, आई जस्ट वांट कि तुम ये फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर तुम क्लाउड स्टोरेज बकेट के साथ प्ले कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? साइंड यूआरएल क्या होता है, कैसे करते हैं, है ना। इसका सिंपल प्रोसेस अगर तुम कमांड लाइन से भी जनरेट कर सकते हो, यू कैन कंसोल से करना चाहो यू कैन कर सकते हो तुम, नो वरीज। अगला चीज आता है ये सर्वरलेस है। अब तुम बताओ, ये सर्वरलेस अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लाउड स्टोरेज बकेट जो है या फिर क्लाउड स्टोरेज हमारा सर्वरलेस ऑफरिंग है, इट मींस मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज होगी इसमें, मतलब हम जितना मर्जी स्टोर यूज कर सकते हैं। यस, वो एक्चुअल में वहां पर स्टार होता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बिकॉज बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल साइज, या फिर तुम फ्री टियर बना के रखे हो ना, तो फ्री टियर का भी एक लिमिट होता है। सो उसके बेसिस पे तुम इतना स्टोरेज कर सकते हो, बट वो मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, सो सर्वरलेस है, इट मींस इसका जो भी बैकएंड में प्रोविजनिंग करनी है वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है, हम नहीं करते, राइट। सो दिस इज सर्वरलेस एक्चुअली। सो दीज आर द फंक्शनैलिटी। चलो अब तुम बताओ मुझे कि चलो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, पता है तुम्हें? अगर कोई वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट जिसमें ना डायनेमिक चीजें नहीं हो, मतलब कि स्टैटिक इट मींस कि जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया में कोई फंक्शनैलिटी होती है क्या, लॉगिन वगैरह ये सब चीजें, बस वहां पर कंटेंट्स रखे हुए हैं, हम जाते हैं वहां पर पढ़ते हैं, राइट। इस टाइप का अगर वेबसाइट है, वी कैन होस्ट दोस काइंड ऑफ वेबसाइट्स इन क्लाउड स्टोरेज बकेट। अगला आता है फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल। अगर मुझे किसी बंदे को, किसी स्पेसिफिक बंदे को ही एक्सेस देना है किसी स्पेसिफिक फोल्डर का मेरे क्लाउड स्टोरेज बकेट में, सो आई कैन, राइट। वर्जनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे प्रीवियस डेटा, प्रीवियस स्टेट चाहिए मेरे बकेट का, सो वो भी मैं गेन कर सकता हूँ, राइट। लाइफ साइकिल पॉलिसी, इट मींस कि अगर मेरे बकेट को मुझे कुछ टाइम के बाद ईयर डिग्रेड करना है या फिर डिलीट करना है, सो इस टाइप की पॉलिसीज में अप्लाई कर सकता हूँ लाइफ साइकिल पॉलिसी के अंदर। अगला आता है साइंड यूआरएल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस, राइट। इसका तुम बताओ मुझे, क्योंकि तुम इसको आगे जाके यूज करने वाले हो। चलो भैया साइन यूआरएल एक बार रिपीट कर दो आप। ओके, सो बेसिकली साइंड यूआरएल क्या होता है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बकेट है, बकेट में जो कंटेंट है, सपोज कोई बंदा आया, उसने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड किए, ठीक है, पैन कार्ड उसने अपलोड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है, सिर्फ मेरा जो यूजर है जिसने ये डेटा अपलोड किया है वही देख सके। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो जीमेल रहता है ना, इसके बेसिस पे मैं उसके लिए एक साइंड यूआरएल जनरेट करता हूँ। क्या जनरेट करता हूँ? साइंड यूआरएल, एक अलग सा यूआरएल बनेगा। सो वो यूआरएल सिर्फ यही बंदा एक्सेस कर सकता है, रेदर देन दैट कोई भी नहीं यूज कर सकता। और जब ये इसके पर्टिकुलर जीमेल से लॉगिन किया रहेगा तभी जाके वो उसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं।
समझ में आया क्या? इससे इससे क्या हो जाता है, भले ही तुम उस पर्टिकुलर या आधार कार्ड पैन कार्ड जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको तुम भले ही इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, बट अगर तुम्हारे पास तुम्हारे क्रेडेंशियल्स नहीं रहेंगे तो तुम यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम सिक्योर मैनर में तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा अपने एप्लीकेशन में विजिबल करते हो। क्लियर? हाँ हो गया क्लियर, राइट। है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। नो वन वांट्स कि उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो एवं ही इंटरनेट को एक्सपोज हो, है ना? कभी कभी तुम देखे होगे जब हम यूआरएल देखते हैं तो यूआरएल के बेसिस पे देखना, जैसे जैसे होता है google.com, ठीक है, google.com आता है और उसके बाद स्लैश करके ना एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिखा रहता है। देखे हो, ये जो बड़ा सा स्ट्रिंग रहता है ना, जिसमें तुम्हें समझ नहीं आएगा, कोई रैंडम नंबर, रैंडम स्ट्रिंग वगैरह यही सब लिखा रहता है, ठीक है? दैट इज बेसिकली साइंड यूआरएल। अब अगर कोई हैकर भी देखेगा तो हैकर के लिए तो भी इजी होना चाहिए ना, google.com/abhishek, ये अगर रहे तो उसके लिए बहुत इजी है हैक करना, है ना? बट अगर वो साइंड यूआरएल रहता है, वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, उसको एक्सेस करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? सो जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो भी पेमेंट गेटवे वगैरह हम जब लॉन्च करते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं, वी यूज दिस साइंड यूआरएल अप्रोच, ठीक है? तो अगर मैं वही यूआरएल उठा के अगर मैं ऋषभ को भेज दूं तो हाँ। भी उसका अलग साइंड यूआरएल बन जाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो यूआरएल हम बैकएंड में एज अ डेवलपर डेवलप करते हैं, ठीक है? और वो यूआरएल का ना टाइमलाइन वगैरह लाइक उसकी लाइफ कितना टाइम के लिए रहेगी ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो साइंड यूआरएल सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रहे, ठीक है? तो 2 मिनट के अंदर ही वो यूआरएल काम करेगा, अदरवाइज फिर बंद हो जाएगा। फिर से क्लिक करोगे बटन तो फिर हम नया एक साइंड यूआरएल जनरेट करेंगे, फिर वो 2 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा बेस्ड ऑन योर पेमेंट मेथड में यूज होता होगा ना ये? हाँ, पेमेंट गेटवे वगैरह सब बैकएंड में यूज, ठीक है? डायनेमिक रहता है ना ऋषभ, हर एक यूजर के लिए एक अलग रहता है ना? हम जो यूआरएल जिनके थ्रू वो पेमेंट करने वाले हैं वो एक नया जनरेट करते हैं हर बार, और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है ना? जैसे 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, ऐसा। और उसके बाद वो यूआरएल जो है ना वो इनवैलिड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो अब वो यूआरएल का कोई वैल्यू नहीं। तो अगर हैकर भी है, अगर तो हैकर को भी टाइम चाहिए उसको हैक करने के लिए, राइट? अब वो यूआरएल 5 मिनट के बाद अनवैलिड हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो ऐसे अगर यूज केसेस है हमारे एप्लीकेशन में तो हम कंपलसरी बेसिस पे साइंड यूआरएल यूज करते हैं, और आई जस्ट वांट कि तुम ये एक्सप्लोर करो अपने एप्लीकेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके लिए अलग अलग तरीके हैं कि तुम साइंड यूआरएल कैसे जनरेट करते हो। तुम चाहो तो यूजिंग कंसोल कर सकते हो, यूजिंग हमारे पास कई ना क्लाइंट लाइब्रेरीज होती हैं गूगल क्लाउड के लिए, उनके थ्रू भी तुम साइंड यूआरएल जनरेट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ पर जावा का कोड मिल जाएगा, पाइथन का कोड स्निपेट मिल जाएगा, तुम जस्ट वो यूज करो, तुम्हारे लिए साइंड यूआरएल बन जाएगा, ठीक है? अगला आता है, मैंने बोला सर्वरलेस है। हेलो सुन ना अभिषेक, हाँ बोलो। वो जो मतलब यूआरएल सपोज मैंने शेयर किया ऋषभ को, तो उसको वो इनवैलिड दिखाएगा या फिर उसके लिए अलग से वो यूआरएल नया वाला जनरेट होगा? मतलब जो मुझे मेरा जो यूआरएल है ना वो, हाँ, तो उसके लिए अगर मैंने वो शेयर किया तो वो उसके लिए इनवैलिड दिखेगा? यस, बेसिकली क्या होगा, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि साइंड यूआरएल स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर अगर पर्सन है ना, तो वो यूआरएल अगर तुम शेयर भी कर देते हो किसी को तो वो उसके लिए अनवैलिड है, नहीं काम करेगा उसके लिए, क्योंकि वो जीमेल क्रेडेंशियल्स तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, तुम्हारे ब्राउजर के अंदर लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड बताएगा, ठीक है? या ओके। फिर कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जब हम सेशन मैनेज करते हैं, जैसे कि अगर मेरा ये वेब पेज है तो देखो वेब पेज के अंदर ना टाइमिंग चलती रहती है कई साइड में, कई वेबसाइट्स पे, कि इस टाइम इंटरवल के बाद के बीच पेमेंट कर दो, अदरवाइज फिर से वो सेशन क्लोज हो जाता है। तो उस सेशन के टाइम आउट। लिए ही हमारा जो यूआरएल है वो वैलिड रहता
है, अदरवाइज नहीं। तो वो सेशन के टाइम आप किसी और को भेजोगे भी तो सेम सेशन जनरेट नहीं होता, वो दूसरा ही सेशन जनरेट होगा, तो सामने वाले के लिए वो अनवैलिड है। सो इस तरह से अगर हमें अपने एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना है ना, अपने एप्लीकेशन को और ज्यादा जो हैकर्स वगैरह से अगर दूर रखना है और सिक्योरिटी वाइज बहुत परफेक्ट बनाना है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। क्लियर? यस। यस। ओके, सो दिस इज द सर्वलेस। ओके, तो सारी फंक्शनैलिटी अब समझ में आ गई हमें कि क्लाउड स्टोरेज बकेट एक्चुअल में हमारा क्या रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज का एक सोल्यूशन है। ओके, इसके लिए अगर मुझे अनस्ट्रक्चर क्लाउड स्टोरेज एक ऑफरिंग का नाम है, सर्विस का नाम, ठीक है। ओके, और इसके अंदर हम बनाते हैं बकेट। क्या बनाते हैं? बकेट बनाते हैं। और ये जो बकेट रहता है, इस बकेट के अंदर हम स्टोर करते हैं सारा डेटा, लाइक पीडीएफ्स, लाइक MP3 प्लेयर, सॉन्ग्स हो गया, PNG हमारा, इमेजेस, ये सारी जो चीजें हैं वो इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर हम स्टोर करते हैं। ओके, क्लाउड स्टोरेज बकेट हमारे किसका नाम है? ऑफरिंग का नाम है, ठीक है। और इस ऑफरिंग के अंदर हम क्रिएट करते हैं बकेट, और उस बकेट के अंदर एक्चुअल में हमारा डेटा सेव करते हैं, राइट, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्लाउड स्टोरेज बकेट के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास भले ही PNG फॉर्मेट का इमेज है, MP3 सॉन्ग है या फिर PDF है, वो सब भले ही डिफरेंट फॉर्मेट्स का डेटा है, बट उसको कंसोलिडेटेड हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं क्लाउड स्टोरेज बकेट एक्चुअल में सर्वरलेस ऑफरिंग है वो तो ठीक है। अब क्लाउड स्टोरेज बकेट जो है वो कितने टाइप का होता है? सो बेस्ड ऑन आवर यूज केसेस ना, टाइप्स बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोलेंगे टीयर्स, स्टोरेज टीयर्स इन बकेट, ठीक है। अब स्टोरेज टीयर क्या होता है? सपोज हमारा एक यूज केस है जिसमें हम डेटा को ना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? बकेट को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं। ये तुम्हारे एस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं डेटा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन होता है रीजनल और मल्टी रीजनल बकेट। मल्टी रीजनल बकेट है ना। अगर मुझे डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, अब सपोज देखो अभी क्या है कि मेरा जो डेटा है, अगर मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें जो डेटा स्टोर कर रहा हूँ मैं क्लाउड स्टोरेज बकेट में, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेरे लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोर्सेरा है, पूरे वर्ल्ड से यूज होता है, राइट। तो इस यूज के लिए मैं मल्टी रीजनल बकेट में अपना डेटा स्टोर करूंगा, और वो डेटा जो है फ्रीक्वेंटली यूजर्स यूज कर रहे हैं, ऐसा है ना। हेलो, हाँ है ना, है ना। Yes. तो ऐसे का अगर यूज केस है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मल्टी रीजनल बकेट। बट अगर मल्टी रीजनल बकेट देता हूं तो हमेशा याद रखना कॉस्ट क्या रहेगा? हाई रहेगा, है ना। इसी के साथ अगर मेरा डेटा जो है वो सिर्फ रीजनल लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि सपोज इंडिया रीजन में ही मेरा एप्लीकेशन ज्यादा एक्सेसिबल रहता है, दूसरे रीजन्स में नहीं होता, तो ऐसे टाइम पे मैं जो बकेट बनाऊंगा दैट इज रीजनल बकेट। वहां पर जो मैं टियर चूज करूंगा दैट इज रीजनल। तो इसके कंपैरिजन में लेस हाई पे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा जो बकेट है वो सिर्फ एक रीजन पे ही स्पैम है। ये हुआ। अगला आता है हमारा रीजनल, मल्टी रीजनल, ओके, नियर लाइन। अब नियर लाइन कैसा होता है? इसमें हम वो डेटा स्टोर करते हैं, ये दोनों जो थे वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा के लिए, ठीक है,
फ्रिक्वेंटली अगर मैं डेटा यूज कर रहा हूँ तो रीजनल या मल्टी रीजनल बकेट यूज करूंगा मैं। नियर लाइन बकेट मैं तब यूज करता हूँ अगर मुझे क्वार्टरली एक्सेस करना है अपने डेटा को। कैसे एक्सेस करना है? नहीं, विद इन अ 1 मंथ अगर मुझे एक्सेस करना है, सॉरी, ओके, या अभी दिख रहा है ना? हाँ, अगर मुझे विद इन अ मंथ यूज करना है, विद इन अ मंथ अगर मैं अपने बकेट का डेटा एक्सेस कर रहा हूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे नियर लाइन। तो ऐसे टाइप का डेटा हम क्या कहाँ स्टोर करेंगे? नियर लाइन काइंड ऑफ बकेट में। तो इसके कंपैरिजन में और लेस पे करना पड़ेगा, लेस हाई, लेसर हाई बोल सकते हैं इसको, लेसर हाई। इसके बाद एक और टाइप का बकेट आता है हमारे पास, दैट इज कोल्ड लाइन, दैट इज कोल्ड लाइन बकेट। अब अगर मुझे मेरा जो डेटा है वो क्वार्टरली एक्सेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं इस टाइप का डेटा कहाँ स्टोर करूंगा? कोल्ड लाइन टाइप के बकेट में। ये और ज्यादा लेस पे करना, मतलब बहुत कम पे करना पड़ता है, लो कॉस्ट, ठीक है। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो कम कॉस्ट वाला डेटा रहता है दैट इज अवर आर्काइवल बकेट, आर्काइवल बकेट। अब ये डेटा हम तब स्टोर करते हैं अगर मैं ईयरली एक्सेस कर रहा हूँ अपने डेटा को, तो मुझे और सबसे लोअर कॉस्ट रहता है इसका। ऊपर से क्या चीजें नहीं कि मैंने क्या बता दिया ये, है ना? हाँ, मंथ 1 मंथ से फिर से बता। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखो, हमारा अगर कोर्सेरा का वेबसाइट है, सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, कोर्सेरा जैसा अगर वेबसाइट है तो मैं कौन सा बकेट यूज करूंगा? कौन सा टियर का बकेट, कौन सा टियर का क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाऊंगा? दैट इज मल्टी रीजनल, ठीक है, मल्टी रीजनल। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि मेरा जो डेटा है वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, और मेरा जो डेटा है वो स्पैन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर हुआ कि अगर मेरा यूज केस ऐसा है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो स्पैन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो और जो यूजर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली उस बकेट में से डेटा एक्सेस कर रहे हैं लगातार, है ना? जैसे कि अगर कोर्सेरा की वेबसाइट है उसमें जो पीडीएफ्स है, वीडियोस है, लोग उसको लगातार यूज कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है और हमारे जो यूजर्स है ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। तो इस केस में मैं जो बकेट क्रिएट करूंगा तो उसका जो टियर होगा दैट टियर इज मल्टी रीजनल बकेट। क्लियर? ओके। यस। अब अगर मेरा कोई ऐसा यूज केस है जहां पर मेरे यूजर्स जो है सिर्फ रीजनल हैं, तो उस टाइम पे जब मैं बकेट क्रिएट करूंगा वो बकेट होगा रीजनल काइंड ऑफ बकेट, ठीक है, जिसमें भले ही डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, राइट, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, बट जो मेरा डेटा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के लोग ही यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया रीजन के लोग, है ना? तो मेरा अगर कोई एप्लीकेशन है, मेरा अगर कोई वेबसाइट है, उसमें ज्यादातर यूजर्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया से ही हैं, तो मैं ऐसे टाइम पे जो मेरा बकेट क्रिएट करूंगा उसको मैं रीजनल टाइप ऑफ बकेट करूंगा, ठीक है। ये सेकंड टियर हो गया, मैं बताऊंगा कहाँ पर ये चूज करते हैं। दूसरा अगर डेटा आता है कि अगर मेरा डेटा जो है, अगर मैं क्लाउड स्टोरेज बकेट में जो डेटा सेव है उसको 1 महीने में एक ही बार एक्सेस करता हूँ, जैसे कि अगर 1 महीने में जब ऑडिटिंग होती है ना, सो मेरा जो बॉस है या मैनेजर है वो बोलता है कि मेरे को सारा डेटा दिखाओ, क्या क्या तुमने स्टोर किया था और सारी चीजें। तो इस टाइप का अगर फ्रीक्वेंटली 1 महीने में एक ही बार अगर मेरा डेटा यूज हो रहा है तो मैं इस टाइप के डेटा को स्टोर करूंगा कहाँ पर? नियर लाइन टाइप के बकेट में या नियर लाइन टाइप के टियर में, ठीक है। यहाँ पर डेटा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, यहाँ पर डेटा कब यूज होता है? विद इन अ मंथ, एक मंथ में एक बार यूज होगा। क्लियर हुआ? अगर मेरा केस है कि एक महीने में मैं एक ही बार एक्सेस कर रहा हूँ डेटा, तो इस टाइप के डेटा को मैं किस टाइप के टियर पे स्टोर करूंगा? नियर लाइन, ठीक है। अब अगर मेरा क्वार्टरली मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, डेटा को, तो इस टाइप का डेटा अगर मुझे सेव करना है तो वहां मैं सेव करूंगा कोल्ड लाइन में,
ठीक है। क्यों कोल्ड लाइन में सेव कर रहा हूँ मैं क्यों फ्रीक्वेंटली में क्यों मैं मल्टी रीजनल या रीजनल में स्टोर नहीं कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि कॉस्ट भी मैटर करता है। मैंने तुम्हें बताया मल्टी रीजनल सबसे ज्यादा कॉस्टली, उससे कम कॉस्ट रीजनल, उससे कम कॉस्ट नियर लाइन, और उससे कम कॉस्ट किसका है? कोल्ड लाइन का। अब अगर मुझे ईयरली एक्सेस करना है डेटा, कभी कभी पता है क्या कंपनी का यूज केस होता है, उनके जो ऑडिट के लॉग्स वगैरह होते हैं, एप्लीकेशन लॉग्स और सारे लॉग्स जो हैं, वो बहुत ही रेयर होता है। अगर कोई कुछ फटा या फिर कोई कंप्लायंस इश्यू आया, देन एंड देन वो जो डेटा है वो एक्सेस होता है, अदरवाइज नहीं होता, राइट। तो इस टाइप का अगर मुझे डेटा है मेरे पास, तो उसको मैं स्टोर करता हूँ आर्काइवल स्टोरेज में, जिसका कॉस्ट सबसे कम होता है, लोएस्ट कॉस्ट। क्योंकि देखो ना, अगर तुम लॉग्स वगैरह जब स्टोर करोगे ना, तो कंपनी के अगर 10 एप्लीकेशंस है, 10 एप्लीकेशन एट अ टाइम बहुत 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 सारा लॉग्स जनरेट कर रहे हैं, वो सारा लॉग्स जो है हम क्लाउड स्टोरेज बकेट में स्टोर करते जा रहे हैं। तो हमें पता है क्लाउड में हम उतना ही पे करते हैं जितना हम कंज्यूम करते हैं। तो अगर मैं ऑल द टाइम लॉग्स डाल रहा हूँ, एक साल में सोचो कितना ज्यादा लॉग्स हो जाएगा, कितना वो टीबीज में चला जाएगा, राइट। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन अगर बहुत बड़ा हो तो पेटाबाइट्स में डेटा आएगा, और पेटाबाइट्स का अगर कॉस्टिंग हम देखेंगे तो कितना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, राइट, कंपनी को। इसीलिए गूगल ने क्या किया है, अलग अलग टीयर्स बनाए हैं। सो बेस्ड ऑन योर यूज केसेस हम टीयर्स में डेटा सेव करते हैं। और मैंने तुम्हें इससे पहले एक फंक्शनैलिटी बताई, दैट इज लाइफ साइकिल पॉलिसी। क्या बताया? लाइफ साइकिल पॉलिसी। अब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, सपोज अगर लॉग्स का ही यूज केस अगर मैं लूँ, ठीक है, कि मुझे कोई लॉग सेव करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो लॉग जो है 2 दिन पहले का अगर लॉग है, तो मे बी चांसेस है किसी को अगर ट्रबल शूटिंग वगैरह करना है तो वो लॉग जाके देखेगा, है ना। तो ऐसे टाइम के डेटा के लिए मैं उसको मल्टी रीजनल में सेव किया, फिर उसके बाद उसको डाउनग्रेड करके मैंने ले आया इसको रीजनल में या फिर नियर लाइन में, क्योंकि अब वो डेटा में भी ऐसा हो सकता है कि अगर मेजर कोई इश्यू आया तब 1 महीने में कोई एक बार शायद देख सके। आफ्टर 1 मंथ मैं क्या करूंगा, उसको और डाउनग्रेड कर दूंगा कोल्ड लाइन में। अब 4 महीने में अगर कोई बंदा उसको रिक्वायरमेंट पड़ी तभी एक्सेस करेगा, और लास्टली मैं उसको डाउनग्रेड कर लूंगा ये आर्काइवल स्टोरेज में, ताकि मेरी कॉस्टिंग सबसे कम हो जाए। तो अब सोचो ना, 1 साल पहले का लॉग कभी तुम देखते हो क्या? नहीं देखता, कोई नहीं देखता, राइट। सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं इसमें लाइफ साइकिल पॉलिसी लगा दूंगा कि भाई इसको डिलीट कर दो। समझ में है? ताकि जो एक्स्ट्रा डेटा है वो डिलीट हो जाए और हमें कॉस्टिंग कम पड़े। सो ये जो पूरा साइकिल मैंने तुम्हें बताया, इससे डाउनग्रेड किया इसमें, इससे डाउनग्रेड किया इसमें, इससे डाउनग्रेड किया इसमें, इससे डाउनग्रेड किया इसमें, ये सारी फंक्शनैलिटी तुम ऐड कर सकते हो यूजिंग व्हाट? लाइफ साइकिल पॉलिसी। लाइफ साइकिल पॉलिसी क्लियर हुआ? यूज समझ में आया? और Yes. तुम्हारे एस में ये क्वेश्चन आता है कि सपोज अगर तुम्हारी कंपनी है, वो कंपनी लॉग्स स्टोर कर रही है, राइट, वो चाहती है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो इस डेटा को 1 महीने में एक बार यूज करती है, आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम वो डेटा यूज करती है विद इन अ ईयर, है ना। सो विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट वे टू स्टोर दिस डेटा? आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग गूगल रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। तो वहां पर तुम बताओगे कि वी कैन सेट अप अ लाइफ साइकिल पॉलिसी। सॉरी, एक मिनट, तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ. एक मिनट बस। ओके, सो क्या आंसर क्या करोगे उस क्वेश्चन का? तुम बताओ कि हम एक लाइफ साइकिल पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। सपोज, चलो क्वेश्चन ही लिखता हूं मैं, कि तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, तुम्हारी कंपनी जो है स्टार्टिंग के 30 दिन, ठीक है, स्टार्टिंग के 30 दिन जो है वो डेटा सेव करती है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती है वो डेटा को, और तुम्हारे जो यूजर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आफ्टर 30 डेज वो बहुत ही रेयर होता है कि वो उस डेटा को यूज करे, राइट। और आफ्टर 1 ईयर ना वो डेटा कोई यूज नहीं करेगा। तो तुम
इस टाइप का अगर तुम्हारे पास यूज केस है तो उस डेटा को किस तरह से स्टोर करोगे यूजिंग गूगल रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो तुम वहां पर आंसर दोगे कि लाइक यस वी कैन यूज द लाइफ साइकिल पॉलिसी, है ना। फर्स्ट 30 डेज के लिए मैं जो डेटा है उसको स्टोर करूंगा रीजनल बकेट में, ठीक है। और फिर उसके बाद रीजनल बकेट में स्टोर करने के बाद आफ्टर 1 ईयर मैं उसको डाउनग्रेड कर दूंगा किसमें, आर्काइवल में। ये भी हो सकता है अगर बीच में 1 ईयर तक वो एक्सेस करते हैं उस डेटा को। तो फिर उसके बाद मैं आर्काइवल स्टोरेज के बाद एक डिलीट का पॉलिसी बना दूंगा कि 1 साल जैसे ही हुआ, राइट, वो डेटा को डिलीट कर दो। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेटा जो है 1 साल के बाद डिलीट हो जाएगा। इससे कैसा हमारा कॉस्टिंग कम होगा क्योंकि स्टोरेज कम ले रहे हैं हम लोग, है ना। सो इस तरह से तुम्हें आंसर देना है वहां पे कि कैसे हम लाइफ साइकिल पॉलिसी का यूज कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस से, ताकि हमें कम पे करना पड़े। और ये जो डिफरेंट टीयर्स हमने बना रखे हैं, तो गूगल ने बना रखे हैं, वो इस पर्टिकुलर यूज केस को ही सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और हमारा जो क्लाउड स्टोरेज बकेट है ना, लॉग्स हो गया, आर्काइवल डेटा हो गया, ये सब को स्टोर करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन। और प्लस कैसा है ना, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है गूगल के लॉट्स ऑफ सर्विसेज के साथ। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूज केस ऑफ क्लाउड स्टोरेज बकेट। जैसे अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है अपने एप्लीकेशन में, यू कैन इजीली इंटीग्रेट, यू कैन इफ यू आर ट्राई टू यूजिंग दिस इन क्लाउड स्टोरेज बकेट, कंप्यूट इंजन इंस्टेंस में, क्लाउड रन में, या फिर तुम्हारा ऐप इंजन में, यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर सर्विस इन एनी ऑफ गूगल क्लाउड सर्विस, ठीक है। सो ये एक मेजर एडवांटेज है क्लाउड स्टोरेज बकेट का। सो चीजें क्लियर हुई, क्या है कैसा है, यस पूरा अच्छे से। ये जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सो जस्ट बी श्योर कि तुम्हें ये चीज आती है अच्छे से, कौन से टीयर का यूज कब करना है, ओके। नहीं समझ में आया तो वापस पूछना, ओके। चलो अब हमारा जो बकेट है उसमें अगर हमें परमिशन कंट्रोल करना है, मैंने दूसरा फीचर ही बताया था। सो ये हो गया मेरा जीसीएस बकेट, ठीक है। अब इस जीसीएस बकेट में अगर मुझे परमिशन कंट्रोल करना है तो परमिशन मैं 2 तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, एक मेरे बकेट लेवल पे और दूसरा हो सकता है उस बकेट के अंदर फोल्डर लेवल पे, ठीक है। तो अगर मुझे एंटायर बकेट को एंटायर जो मेरा बकेट है उसको एक्सेस देना है किसी को, सो इस टाइप का अगर यूज केस है और उसमें मैं चाहता हूं कि यूनिफॉर्मली मैं परमिशंस को डिस्ट्रीब्यूट करूं, जैसे कि अगर मेरे पास 4 यूजर्स हैं, ऋषभ, सिद्धेश, गौरव, मयूरी, ठीक है। सो ये चारों यूजर्स को अगर मैं चाहता हूं कि पूरे बकेट लेवल पे परमिशन हो, तो ऐसे टाइम के लिए मेरे पास यूज केस है कि मैं यूनिफॉर्म काइंड ऑफ बकेट बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? यूनिफॉर्म बकेट, यूनिफॉर्म बकेट, ठीक है। अब अगर मेरे पास यूज केस आया कि मेरे बकेट के अंदर जो 2 स्पेसिफिक फोल्डर्स अवेलेबल हैं, सपोज ये मेरा हो गया 2 फोल्डर, ये मेरे पास फोल्डर 1 है, ये मेरे पास फोल्डर 2 है। अब इन्हीं दोनों में मेरे को मयूरी को एक्सेस देना है और ऋषभ को ही सिर्फ एक्सेस देना है, ठीक है। ये 2 लोगों को ही एक्सेस देना चाहता हूँ और सिद्धेश एंड गौरव को पूरे बकेट लेवल पे एक्सेस देना चाहता हूँ मैं। तो इस टाइप का यूज केस है जहां पर मुझे फोल्डर स्पेसिफिक लेवल पे एक्सेस देना है, फाइन ग्रेन मैनर में एक्सेस देना है, या फिर इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सपोज एक पीडीएफ अवेलेबल है, इस पीडीएफ पे ही मेरे को गौरव को एक्सेस देना है। इस टाइप का अगर एक्सेस है, इस टाइप का यूज केस है, तो ऐसे टाइम पे हम बनाते हैं फाइन ग्रेन टाइप का बकेट। कैसा बनाते हैं? फाइन ग्रेन बकेट बनाएंगे, या फिर जो परमिशन डिफाइन करेंगे वो फाइन ग्रेन होगा। क्लियर हुआ? सो तुम एक बात बताओ, वो जो हम साइंड यूआरएल वाली चीज कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कौन से टाइप के बकेट पे फिट बैठता है वो? फाइन ग्रेड में, फाइन ग्रेड में परफेक्ट बैठता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर यूजर को हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशंस दे रहे हैं। तो इसको अगर हाई लेवल पे अगर मैं बोलूं तो यूनिफॉर्म जो बकेट हम क्रिएट करते हैं
दैट इज एट द बकेट लेवल, है ना। और अगर मैं फाइन ग्रेन टाइप का बकेट बनाता हूँ, व्हाट वी कैन से, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लेवल बकेट, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन, है ना। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि बकेट में जो भी डेटा सेव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। सो ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर मुझे परमिशन डिफाइन करनी है, ऐसा मेरा यूज केस है, तो मैं बनाऊंगा फाइन ग्रेन टाइप का बकेट। अगर मेरे को यूनिफॉर्मली पूरे बकेट लेवल पे देना है परमिशंस, तो मैं बकेट लेवल पे बनाऊंगा, यूनिफॉर्म बकेट बनाऊंगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस, है ना। और ये था ऑल अबाउट क्लाउड स्टोरेज बकेट। सो लेट्स गो टू द कंसोल, और जो भी चीजें हमने पढ़ी, चलो देखते हैं कि लाइव कैसा दिखता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो मुझे 2 मिनट दो तुम लोग, लॉग इन कर लेता हूँ। अभी तक कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो? यूनिफॉर्मली बकेट बना के उसके अंदर फाइन ग्रेन कर सकते हैं क्या? नहीं एक्चुअली। ओके, यस, नहीं रहता है, वही तो बताया मैंने कि लाइफ साइकिल पॉलिसी हेल्प करता है तुम्हें वो चीज डिफाइन करने का। हाँ, अच्छा कर सकते हैं ना, लाइफ साइकिल में तुम डिफाइन कर दो कि मुझे आफ्टर 30 डेज मैं चाहता हूँ मेरा बकेट जो है वो चेंज होके नियर लाइन में कन्वर्ट हो जाए। सो वो मैं कैसे अचीव करूंगा, यूजिंग लाइफ साइकिल पॉलिसी। ओके, सो रुको मैं, नियर लाइन। ओके, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हें स्क्रीन, या दिख रहा है कंसोल? Basically this is the new UI of Google Cloud Platform. So चलो होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो दो बकेट्स पहले ही बने हुए हैं। देखो, एक मल्टी रीजनल बकेट है और एक रीजनल बकेट है। एक यूएस में बना हुआ है, यूएस वो इसलिए ऐप इंजन का होगा। ऐप इंजन का करेक्ट। सो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टोरेज क्लास इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में ही तुम्हारा दो आता है, जो मैंने बताया ना, मल्टी रीजनल एंड रीजनल, दैट इज अवर स्टैंडर्ड बकेट। ठीक है, और इसके बाद अलग अलग टीयर्स है। सो वो मैं तुम्हें बताता कैसे दिखता है। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब तुम बकेट का नाम देते हो ना, तो वो ना यूनिक होना चाहिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, हमारा जो प्रोजेक्ट आईडी होता है ना, ये वो प्रोजेक्ट आईडी ग्लोबली यूनिक होता है। स्टार्टिंग में शायद मैंने बताया था तुम लोगों को, वो चेंज भी नहीं होता और वो ग्लोबली यूनिक रहता है, तो तुम वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू दिस, कॉपिंग दिस एंड या सो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए तुम्हारा नेम, क्योंकि इन लोगों का जो बैकएंड में स्टोरेज होता होगा ना, वो कैसा होता होगा कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे बकेट्स का डेटा स्टोर हो रहा है ना। सो वहां पर तुम्हारे बकेट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सो यूजिंग यूनिक नेम्स, यूनिक लेबल्स। यहाँ पर तुम लेबल भी लगा सकते हो। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बोला था कि लेबल लगाना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सो अगर एक ही जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे सिचुएशंस में बी श्योर कि तुम लेबल्स लगाओ, एक गुड प्रैक्टिस रहता है। अगर तुम्हें बिलिंग भी देखना है ना, तो वहां पर तुम लेबल्स के बेसिस पे सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एज अ अभिषेक, मैंने क्या क्या बनाया है, मैंने क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाया, कंप्यूट इंजन बनाया है ना, गूगल कुबरनेटिस इंजन का एक क्लस्टर बना रखा है। तो ये तीनों का सेग्रीगेटेड जो एक कलेक्टिवली अगर मुझे देखना है कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया या कितना मैंने यूज किया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, कितना बिलिंग में, सो मैं लेबल्स के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ। या फिर मुझे अगर देखना है कि मैंने क्या क्या यूज किया है, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो बी श्योर जब भी तुम कोई भी रिसोर्स बनाते हो उसमें लेबल डाला करो, ओनर अभी, ओनर्स देश, लाइक दिस। ठीक है। अगला तुम्हारा आता है लोकेशन टाइप।
मे बी इट इज मल्टी रीजनल हो सकता है, डुअल रीजन हो सकता है, या फिर रीजनल हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज तुम देख रहे हो, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी अक्रॉस लार्जेस्ट एरिया, जैसे कि कोर्सेरा। कोर्सेरा अगर मेरा वेबसाइट है तो मैं क्या करूंगा, मल्टी रीजनल टाइप ऑफ बकेट बनाऊंगा, है ना। तो मल्टी रीजनल में 3 टाइप का है, देखो यूएस लिखा है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी रीजन्स हैं उनमें हमारा बकेट जो है वो पॉपुलेटेड रहेगा। यूरोप अगर आ गया तो उसके भी, एशिया है तो एशिया में भी बहुत सारे रीजन्स है ना, इंडिया रीजन है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, सो इन सब में स्पैन रहेगा तुम्हारा बकेट, ठीक है। इसके बेसिस पे कॉस्टिंग भी होती है। अगर मैं मल्टी रीजनल देखता हूं तो यहाँ पर तुम्हें कॉस्टिंग दिख रही है क्या, 0.026 पर जीबी पर मंथ, है ना। अगर मैं डुअल रीजन आता हूँ, तो अगर मैंने सपोज किया, चलो ठीक है, अमेरिकाज है, इसमें अगर मैं चूज करता हूँ यूएस, सेंट्रल 1 और ईस्ट 1, देखो कितना कॉस्टिंग कम हो गया, 0.01 जीबी, है ना। सो कॉस्टिंग का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम लोग, हमारे जो यूजर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो बकेट है वो मल्टी रीजनल होना चाहिए, डुअल रीजन होना चाहिए, या फिर रीजनल होना चाहिए। ओके, बाय डिफॉल्ट रखते हैं अभी रीजनल करेंगे तो सबसे लोएस्ट देखो ये होता है पर जीबी, ठीक है। बल्कि लेटेंसी जो है वो सबसे कम रहेगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं टारगेट कर लिया कि भाई मेरे जो यूजर्स हैं वो मुंबई रीजन में ही है, सो मैं अपना जो बकेट बनाऊंगा वो मुंबई में ही बनाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं रीजनल लेके। अगला आता है डिफरेंट टीयर्स, यही मैंने, नहीं रीजनल में सबसे कम होता है, ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बकेट है वो स्पैन है दूसरे रीजन्स में। तो सबसे लोअर कॉस्ट होता है रीजनल का, उससे ऊपर रहता है डुअल रीजन, उससे ज्यादा कॉस्ट थोड़ा सा, और उस सबसे ज्यादा कॉस्टिंग होती है मल्टी रीजनल, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि डिफरेंट टीयर्स होते हैं डेटा स्टोर करने का। फर्स्ट है तुम्हारा स्टैंडर्ड टीयर, स्टैंडर्ड में ही तुम्हारा आता है रीजनल या मल्टी रीजनल। जो मैंने बताया ना कि अगर डेटा मेरा ये है तो वो इन्होंने अलग से कर दिया सेग्रीगेट, पहले इसी के अंडर आता था, ठीक है। तो यूआई थोड़ा चेंज है, ओके। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो टीयर होता है, अगर मेरा डेटा जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है, सो मैं उस टाइप का डेटा कहाँ स्टोर करूंगा, स्टैंडर्ड बकेट में। क्लियर, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ। अब अगर देखो मैंने बोला कि अगर मेरा डेटा जो है एक मंथ में एक बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं किस टाइप का स्टोरेज क्लास लूंगा या टीयर लूंगा, नियर लाइन बताया मैंने। अगर मैं क्वार्टरली एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं लूंगा कोल्ड लाइन, और अगर मैं एक ईयर में एक बार यूज कर रहा हूँ तो क्या यूज करूंगा मैं, आर्काइवल बकेट। क्लियर, दिस इज द स्टोरेज क्लासेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम योर एज प्रोस्पेक्ट, तो याद रखना, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड के साथ ही चलता है। अब तुम्हें मैंने बताया अगली चीज कि हमारे पास 2 टाइप का बकेट होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा क्या होता है, फाइन ग्रेन। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मुझे बकेट लेवल पे परमिशन डिफाइन करना है यूनिफॉर्मली सारे बकेट पे, पूरे बकेट पे, जैसे मैंने बोला कि मैंने कोई बकेट बनाया है उसमें मैं सबको सेम एक्सेस देना चाहता हूँ एक साथ, तो ऐसा टाइप का अगर यूज केस है तो वहां पर मैं कौन सा बकेट बनाऊंगा, यूनिफॉर्म। और अगर मुझे ACL अप्लाई करना है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, वो कंसेप्ट है, जैसे तुम्हारा साइन URL होता है ना, वैसे ही है ये भी, वही है बेसिकली बोल सकते हैं, बट उसमें अलग से URL जनरेट होता है, इसमें हम परमिशन देते हैं पर्टिकुलर। जैसे तुम लोग किसी पर्टिकुलर PDF फाइल को अगर शेयर करना चाहते हो तो वहां पर क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर तुम उस पर्टिकुलर बंदे का जीमेल डिफाइन कर सकते हो, तो वही बंदा उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो अगर मुझे फाइन ग्रेन मैनर पे ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर मुझे परमिशंस डिफाइन करनी है तो मैं किस टाइप का बकेट बनाऊंगा, फाइन ग्रेन टाइप का बकेट। तुम लोगों को एक चीज यहाँ पर दिख रही है क्या, प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस। अब मैंने तुम्हें बताया कि हम क्लाउड स्टोरेज बकेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। उस टाइम के लिए हमारा जो डेटा है वो पब्लिक बकेट में होगा,
नहीं भी हो सकता है क्योंकि दूसरे मेथड्स हैं वहाँ पे। सो अगर मैं अपने बकेट को पब्लिकली एक्सेस बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर जो चेक मार्क है इसको मैं अनटिक कर दूंगा। ये प्रिवेंट करता है मेरे बकेट को पब्लिकली एक्सेसिबल होने से। ओके, और अगर मैंने ये हटा दिया इसका मतलब मैं पब्लिक बकेट बनाना चाहता हूँ। भले ही वो यूनिफॉर्म है, फाइन ट्यून है, बट मेरे जो बकेट का डेटा है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर उसको यूआरएल पता हो, अगर मैंने इसको पब्लिक बकेट बनाया है। बट इसको एनफोर्स करता है ताकि ये हमारे लिए बकेट ऐसा ना बनाए, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने तुम्हें और फीचर्स बताए थे जैसे कि वर्जनिंग बताया था, राइट। तो अगर मुझे वर्जनिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर मेरा पिछले वीक तक का जो डेटा था मेरे क्लाउड स्टोरेज बकेट में, उस स्टेट में मेरे बकेट को मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का डेटा जो है वो ले सकता हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे क्लाउड स्टोरेज बकेट में पहले जो मेरा पीडीएफ फाइल था, है ना, उसको मैंने थोड़ा और एडिट किया, फिर नया उसको अपडेट कर दिया, फिर से स्टोर कर दिया, फिर से अपडेट करके स्टोर कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ मेरे एक हफ्ते पहले का जो जिस स्टेट में था मेरा पीडीएफ फाइल उसी स्टेट में मेरे को मिले। सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे बकेट पे वर्जनिंग अनेबल होगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस मुझे ना रिस्टोर करना होता है उस पर्टिकुलर वर्जन नंबर के थ्रू। इन सब चीज़ों का ना एक लैब अवेलेबल है क्विक लैब्स पे। सो आई हाईली रिकमेंड कि तुम जाओ एक बार ट्राई करो वो। ठीक है, यहाँ पर उसका लिखा भी हुआ है कि फॉर रिस्टोरिंग डिलीटेड और ओवर रिटन ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट हमने डिलीट कर दिया आज, बट वो मेरे पास एक हफ्ते पहले था और मैंने अगर वर्जनिंग अनेबल करके रखी है तो मैं वो डेटा को फिर से रिस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। अगला आता है डेटा इंक्रिप्शन। अब कभी कभी कैसा होता है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जस्ट हाई लेवल बस याद रखो कि हाँ ऐसा भी कुछ फंक्शनैलिटी होता है क्लाउड स्टोरेज बकेट के अंदर कि मैं चाहूँ तो मेरे खुद के कीज के थ्रू डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज गूगल मैनेज इंक्रिप्शन की इज मोर देन सफिशिएंट। सो अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड स्टोरेज बकेट। कैसे तुम क्रिएट करते हो, कैसे तुम यूज करते हो, चलो क्रिएट कर ही लेते हैं। अभी वर्जनिंग अनेबल नहीं कर रहा मैं। चलो हमारा बकेट क्रिएट हो गया, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर जैसे तुम गूगल ड्राइव यूज करते हो, वहां पर ऑप्शंस आता है ना, अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, ट्रांसफर डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है। यस, यहाँ पर ना हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर ना एक डेटा ट्रांसफर नाम की सर्विस है। आगे जाके तुम्हें मैं एक्सप्लोर कराऊंगा वो चीज। तो वहां पर क्या होता है, अगर तुम्हारा डेटा सेंटर में है, तुम्हारे लोकल लैपटॉप में है ना, AWS में है, एज्योर में है, वहां से गूगल का इंटरनल नेटवर्क के थ्रू तुम तुम्हारा डेटा जो है क्लाउड स्टोरेज बकेट के अंदर ला सकते हो विथ वेरी हाई स्पीड। एक्चुअली मैंने देखा है 129 Gbps पर सेकंड, Gbps इतना स्पीड देखा है मैंने। कोई नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड 1080p की मूवी भी होती है ना, वो 4 GB 5 GB की होती है। ठीक है, और क्लाउड जो डेटा ट्रांसफर सर्विस है उसकी स्पीड मैंने ऑब्जर्व किया 129 GB पर सेकेंड, या मैं GB बोल रहा हूँ। ठीक है, सो वेरी हाई स्पीड इज ओवर देयर। सो इतना अमाउंट ऑफ डेटा, अगर तुम्हारा डेटा लेस देन पेटाबाइट्स है, TBs में है, तो तुम वो डेटा यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो वेरी इजी। ठीक है, अभी देखो मेरे को कोई फाइल अपलोड करना है, आई कैन इजीली अपलोड फोल्डर करना है, कर सकता हूँ मैं, क्रिएट करना है फोल्डर, कर सकता हूँ मैं। अभी मेरा जो बकेट है उसका पब्लिक एक्सेस नॉट पब्लिक है, प्रोटेक्शन अभी नन है, वर्जनिंग एनेबल कर सकता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तुम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे बकेट का gsutil कमांड। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, जैसे तुम लोग G Cloud के थ्रू डिफरेंट कंप्यूट ऑफरिंग्स को एक्सेस करते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, अगर तुम्हें क्लाउड स्टोरेज बकेट के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए यूटिलिटी का नाम है gsutil। सो नेक्स्ट टाइम जब हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे इस चीज पे, तो वहां मैं ये सारे gsutil कमांड्स एंड ऑल बताऊंगा तुम्हें। अब देखो एक्सेस कंट्रोल जो है, एक्सेस कंट्रोल में
अगर तुमने यूनिफॉर्म काइंड ऑफ बकेट बनाया है, इसको तुम फाइन ग्रेन बना लोगे, तुरंत बना सकते हो, नो इशू, बट आफ्टर 90 डेज फिर से तुम रिवर्ट बैक कर सकते हो। विद इन 90 डेज ऑफ पीरियड यू कांट एबल टू डू एनीथिंग। तो ये कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। ओके, तो याद रखना ये चीज। लाइफ साइकिल पॉलिसी अगर हमने अभी अप्लाई नहीं किया, चलो लाइफ साइकिल पॉलिसी थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लोर कराते हैं। और देखो यहाँ पर अभी कोई भी लाइफ साइकिल पॉलिसी नहीं है। ऐड अ रूल। यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि अभी हमारा जो बकेट है वो स्टैंडर्ड बकेट है। स्टैंडर्ड बकेट इट मींस मल्टी रीजनल रीजनल बकेट है ना, फ्रीक्वेंटली डेटा यूज कर रहा हूँ। अब अगर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको या तो नियर लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोड लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आर्काइवल कर सकता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट लेवल को डिलीट कर सकता हूँ, या फिर बहुत सारे जो अनफिनिश्ड होंगे डेटा वगैरह उन सबको डिलीट कर सकता हूँ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद। तो ये सारे लाइफ साइकिल पॉलिसीज के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ये सारी जो चीजें हैं ये तभी अप्लाई होती है आफ्टर 24 आवर्स। ये कंस्ट्रेंट भी है, याद रखना, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर मैंने चलो सपोज किया अभी मेरे पास जो स्टैंडर्ड क्लास का बकेट है उसको मैं नियर लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। नियर लाइन कन्वर्ट करना मतलब आफ्टर 1 महीने में सिर्फ मैं एक बार ही इसके डेटा को एक्सेस करूंगा, या फिर चलो डिलीट का करते हैं डिलीट का करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिलीट ऑब्जेक्ट का मैंने डाल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे बकेट के अंदर होगा, उसमें बहुत सारे कंडीशंस है कि कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं एज डालता हूँ आफ्टर 2 डेज, ठीक है। कोई भी डेटा आफ्टर 2 डेज अगर मेरे क्लाउड स्टोरेज बकेट में रहेगा वो डिलीट हो जाना है। ये मैंने कंस्ट्रेंट लगाया, ठीक है। बस क्रिएट कर दो, सिंपल। तो जो भी ऑब्जेक्ट 2 दिन से ज्यादा हुआ ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल पॉलिसी के थ्रू वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जैसे हमारे पास अलग अलग टीयर्स है, स्टैंडर्ड है, नियर लाइन है, कोल्ड लाइन है, आर्काइवल है, राइट। तो तुम एक बार अपने टीयर को डाउनग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड नहीं कर सकते। व्हाट इट मींस कि अगर तुम्हारा बकेट सपोज अभी नियर लाइन में है, उसको तुम कोल्ड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कोल्ड लाइन से वापस नियर लाइन में नहीं कर सकते। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट, याद रखना। क्या समझ में आया? ओके। जो हमारा डेटा है उसको हम डाउनग्रेड कर सकते हैं क्लास में, बट अपग्रेड नहीं कर सकते। सो अगर मैं लाइफ साइकिल पॉलिसी में डिफाइन कर रखा हूँ कि आफ्टर 1 मंथ तुम उसको डाउनग्रेड कर दो नियर लाइन में या कोल्ड लाइन में, फिर से वापस अगर मुझे कोल्ड नियर लाइन में डालना हो, सो आई कांट एबल टू डू। उसके लिए मुझे अलग, पर जब तक वो अप्लाई नहीं हुआ है तब तक कर सकते हैं? नहीं, वो एक बार वो 24 घंटे के बाद वो अप्लाई हो जाता है, बट तुम 24 घंटे के अंदर डिलीट करके फिर कर सकते हो। ओके। और अगर ऐसा कोई यूज केस है 24 घंटे भी हो गए, लाइफ साइकिल पॉलिसी भी आ गई, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे टाइम के लिए एक नया बकेट बनाओ, डेटा को ट्रांसफर करो, बहुत इजी है, राइट, यूजिंग डेटा ट्रांसफर सर्विस, और फिर हो गया तुम्हारा काम। वहां पर तुम जो लाइफ साइकिल पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। सो क्लियर हुआ क्लाउड स्टोरेज बकेट? पहले कितना सिंपल लगता था ना क्लाउड स्टोरेज बकेट, यार बस बकेट है, जाके क्रिएट करना है और डाल देना है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर, है ना, जिनका यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है तुम परमिशंस कैसे देते हो। जैसे कि मैंने बोला, मेरा जो बकेट है अभी यूनिफॉर्म बकेट है। यूनिफॉर्म बकेट इट मींस कि पूरे बकेट लेवल पे मैं परमिशन डिफाइन कर सकता हूँ। सो जस्ट यहाँ पर आऊँ, ग्रांट एक्सेस, किसी भी प्रिंसिपल, मतलब किसी का जीमेल, जैसे कि सपोज मेरा ही डालता हूँ मैं, ठीक है, आ गया वो। यहाँ क्या रोल असाइन करना है, स्टोरेज एडमिन, ऐड करके सेव करो। दिस इज एज सिंपल एज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। होप तुम्हें क्लाउड स्टोरेज बकेट बहुत अच्छा लगा होगा, राइट। इसको तुम्हें यूज करना है अपने एप्लीकेशन में। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड